हेलो दोस्तों, आपने संविधान की संरचना को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जी हाँ, आज मित्र जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ संविधान की संरचना के बाद, तो टॉपिक ये है कि संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में आपस में संबंध क्या है, या तो फिर आप ऐसे जानें कि संविधान में संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है, उसके बारे में आज हम देखते हैं। जी हाँ, संरचना तो आपने देख लिया था, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका की भूमिका केंद्र सरकार में होगी, वही भूमिका राज्य सरकार में विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका की होगी। जी हाँ, यानी कि राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल और सीएम प्लस मंत्रिपरिषद प्लस हाई कोर्ट। ठीक है, तो आइए मित्र, जो संविधान के या जो 3 अंग हैं, जो आप कह सकते हो कि जो संविधान के 3 अंग हैं, जो संविधान के 3 अंग हैं, जो संविधान के 3 अंग हैं, इन 3 अंगों में आज हम देखेंगे एक्चुअली में संसद और कार्यपालिका और न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। जी हाँ, एक्चुअली में मित्र, अगर संसद और कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों की भूमिकाओं को आपको अच्छे तरीके से समझना हो तो आप कानून के संदर्भ में समझें, यानी कि संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका का कानून को लेकर किस प्रकार का संबंध है। जी हाँ, इनका कानून को लेकर किस प्रकार का संबंध है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरे तरीके से आप ये भी जान जाएंगे कि आखिर में विधेयक और कानून में क्या अंतर होता है, वो भी आप जान जाएंगे। ठीक है, वो कैसे, वो ऐसे। देखिए मित्र, एक्चुअली में जब कानून का निर्माण होने को होता है तो सबसे मस्ट भूमिका जो होती है वास्तव में वो सरकार की होती है। जी हाँ, अब सरकार आपसे पूछे तो सरकार कौन, सरकार किसे कहेंगे, तो आप जरा सोचिए कि कार्यपालिका वास्तव में ही सरकार कौन होती है, कार्यपालिका ही वास्तव में सरकार होती है। और सरकार के मैंने 2 रूप बताए थे, एक रूप मैंने आपको नौकरशाह बताया था और दूसरा मैंने आपको बताया था, दूसरा मैंने क्या बताया था, मंत्रिपरिषद। यही ना, मंत्रिपरिषद, यही चीज मैंने बताया था। क्लियर। अब जरा देखिए मित्र, ये जो मंत्रिपरिषद होती है, जो ये मंत्रिपरिषद होती है, इसको नीति निर्माता भी कहा जाता है, चूंकि सरकारी नीति होती है। जब कोई कानून बनाना, अच्छा, मंत्रिपरिषद या सरकार किसकी बनती है, सामान्यतः सरकार उसी की बनती है मित्र जो सत्ता पक्ष, यानी कि जो पार्टी जीतती है उसी को सत्ता पक्ष कहा जाता है, और उसी की सरकार बनती है, बहुमत के आधार पर सरकार बनती है। जो लोकसभा में अधिकतम सीट्स हासिल करते हैं उन्हीं की सरकार बनती है, उनको सत्ता पक्ष भी बोला जाता है। तो ये मंत्रिपरिषद नीति का निर्माण करते हैं, और खासतौर जो नीति निर्माण करते हैं तो कुछ, हर सभी प्रकार के नीति निर्माण में कुछ ऐसे नीति होते हैं जिसका संबंध किससे होता है, कानून से होता है, जिसका संबंध कानून से होता है। चूंकि सरकार तो कानून तो बना नहीं सकती, लेकिन इसको पूरा ये अधिकार है कि कानून संदर्भ में नीति बनाती है, यानी प्रस्ताव तैयार करती है, और इस प्रस्ताव में ये विभिन्न प्रकार की समितियों का भी गठन करती है, और विविध प्रकार के विधिक कानूनी सलाहकार भी इसके नीति निर्माण में सहयोग करते हैं। जब सरकार इस तरीके का प्रस्ताव तैयार कर लेती है मित्र, तो ये कानून जाता कहाँ है, संसद में। अब ध्यान से सुनिएगा, ये प्रस्ताव या नीति ये कहाँ जाएगा, संसद में जाएगा। अब संसद का कार्य क्या होता है, संसद के आप जानते हैं कितने अंग होते हैं। संसद के आपने पहले पढ़ा था कि संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, और एक कौन होता है, राज्यसभा, और एक कौन होता है, लोकसभा। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति,
ये बने हुए प्रस्ताव को कहाँ रखते हैं? संसद। और संसद में बहस छिड़ती है। बहस न केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष पार्टी में बहस छिड़ती है, बल्कि कानून बनाने के संदर्भ में राज्यसभा और लोकसभा की अपनी अपनी भी भूमिका होती है। जब ये नीति यहाँ पे संसद में पहुँचती है, लोकसभा या राज्यसभा में पहुँचती है, कुछ ऐसे कानून होते हैं जो पहले लोकसभा में रखे जाते हैं, लेकिन सामान्यतः कानून लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी में रखे जाते हैं। जब ये कानून या नीति यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पे बहस चढ़ती है, और इस बहस के दौरान दोनों सदन अगर पास कर देते हैं, अब कैसे पास करते हैं? तो संविधान संशोधन आता है, तो उसमें कई प्रकार के संविधान संशोधनों के माध्यम से कानून बनता है, तो वो संविधान संशोधन में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये पास कर देते हैं राज्यसभा और लोकसभा, तो ये जो नीति संबंधित प्रस्ताव है, इस पास हो जाने के बाद दोनों सदनों को ये विधेयक बन जाता है। ये क्या बन जाता है मित्र? ये विधेयक बन जाता है। ध्यान से समझिएगा। अब ये विधेयक बन जाता है, तो ये विधेयक कहाँ जाता है? ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और जब राष्ट्रपति इस पर अपना हस्ताक्षर कर देता है, हस्ताक्षर, तो इसके हस्ताक्षर के साथ ही अब ये किसका रूप ले लिया? अधिनियम का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया? अधिनियम का रूप ले लिया। सामान्यतः कानून का रूप मान लिया जाता है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से कानून बना नहीं है। पूरी तरीके से कानून बना नहीं है। आप ऐसा समझिए कि किसी मशीन को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है, लेकिन अभी चाबी लगाना बाकी है। चाबी लगाने का मतलब ये हुआ कि अब इसको लागू करना है। तो लागू करने के लिए ये फिर कहाँ जाएगा? सरकार के पास। और सरकार इसको क्या करती है? लागू कर देती है। कुछ विशेष प्रावधान के बाद लागू कर देती है। जब सरकार के द्वारा ये चीज़ें लागू कर दी जाती है पूरी तरीके से, तो ये कानून का रूप धारण कर लेता है। हाँ, लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के साथ ही ये एक तरीके से क्या हो जाता है? ये एक तरीके से अधिनियम और कानून का स्वरूप मान लिया जाता है। आप सुने होंगे, एक होता है संविधान संशोधन और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक और संविधान संशोधन में अंतर होता है। हमेशा संख्या संविधान संशोधन विधेयक की अधिक होती है और संविधान संशोधन की संख्या कम होती है, क्योंकि हर बना हुआ विधेयक कानून तो नहीं बनता है। बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जो कानून बनने से पूर्व ही विधेयक को समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार को हम विधेयक तो कर सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन नहीं। संविधान संशोधन वही जो कानून बन के एक तरीके से तैयार हो चुका हो। अब लागू करने का कार्य कौन करती है? कौन करेगी? सरकार। सरकार बोले तो कार्यपालिका। और कार्यपालिका में कौन? कार्यपालिका में जो एक तरीके से मंत्रिपरिषद है, स्पेशली वही। अब यहाँ पर जब ये लागू हो जाता है तो इन्हीं कानून का क्रियान्वयन करने का कार्य कौन करता है? इस कानून का क्रियान्वयन है मित्र, क्रियान्वयन जो है वो करता कौन है? क्रियान्वयन करता है नौकरशाह। नौकरशाह इस बने हुए कानून का क्रियान्वयन करते हैं। क्लियर? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि संसद में किस तरीके से कानून बनता है और उसमें संसद कार्यपालिका की क्या भूमिका होती है, कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद की क्या भूमिका होती है, कार्यपालिका में नौकरशाह की भूमिका क्या होती है, और संविधान के संसद में दोनों सदन की भूमिका क्या होती है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कानून बनाने के संदर्भ में इनकी भूमिका का स्पष्टीकरण अच्छे तरीके से किया जा सकता है। जी हाँ, अच्छे तरीके से कानून बनाने के संदर्भ में, लागू करने के संदर्भ में, क्रियान्वयन के संदर्भ में इनकी भूमिका का वर्णन किया जा सकता है। अब देखिए मित्र, न्यायपालिका।
न्यायपालिका का क्या क्या कार्य होता है? देखिए, न्यायपालिका का कार्य अगर हम देखें तो न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। जी हाँ, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, या तो न्यायपालिका को संविधान का व्याख्याकर्ता कहा जाता है। व्याख्याकर्ता को न्यायपालिका, संविधान का संरक्षक को न्यायपालिका। अब इस रूप में देखते हैं क्यों आखिर इनको कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, अनुच्छेद नंबर 32 और अनुच्छेद नंबर आप देखेंगे तो 226 हाई कोर्ट में रिट याचिका की बात की गई है और 32 में सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका की बात कही गई है। न्यायपालिका का ये दायित्व है कि अगर संसद कानून बनाए, अगर वो कानून किसी भी तरीके से देश के लोक कल्याण कार्य में बाधा उत्पन्न करता हो या देश की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न नहीं करता हो, तो न्यायपालिका ऐसे बने हुए कानून में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन अगर न्यायपालिका संविधान के मूलभूत आधारभूत ढांचा का उल्लंघन करती है, संविधान के मूलभूत ढांचा का उल्लंघन करती है, तो न्यायपालिका इस प्रकार के बने हुए कानून को क्या कर सकती है? अवैध करार कर सकती है। लेकिन कब? जब ये कानून बनकर या बनता हो या बनकर क्रियान्वयन भी हो जाए, अगर इसके संदर्भ में कोई रिट याचिका दाखिल कर दे और उस पर एक बहस हो जाए और जो दाखिल करता है उसको ये सिद्ध करना होगा कि जो कानून बनाया गया है, जो बनाने वाले हैं, उन्होंने उसका गलत उपयोग किया है, उनको सिद्ध करना होगा जो रिट याचिका दाखिल करे हैं। क्योंकि बनाने वाले ने तो बहुत सोच समझ के बनाया होगा, तो सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे ही खारिज नहीं करेगा। इसका मतलब जो रिट याचिका दाखिल करने वाला होगा वो इतना तार्किक रूप से विश्लेषण करे कि जिससे ये सिद्ध हो जाए कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून हमारे देश की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को खंडित करता है, तब सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय ले सकती है। जी हाँ, तब निर्णय ले सकती है, क्योंकि न्यायपालिका भी भले संविधान का संरक्षक हो, व्याख्याकर्ता हो, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान नहीं की गई है कि वो संसद और कार्यपालिका पर हावी हो सके। हमारे संविधान में तीनों अंगों को अपने अपने स्थान पर शक्तियों का पावर दिया गया है या सत्ता का पावर दिया गया है। किसी दूसरे में इतना ज़्यादा हस्तक्षेप न कर सके जिससे कि इनकी स्वायत्तता प्रभावित हो। इनकी स्वायत्तता के लिए संविधान को इनको पूरी तरीके से छूट दी गई है, लेकिन हाँ, संविधान के प्रति अगर कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है तो ऐसे स्थिति में ये एक दूसरे की स्वायत्तता को क्या कर सकते हैं? प्रभावित कर सकते हैं, जो संवैधानिक रूप से तर्कसंगत हो सके विशेष परिस्थिति में। तो मित्र, मुझे ये समझ में, आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपस में संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में कैसा संबंध है, या इनके कार्य क्या होते हैं, या संविधान में इनकी भूमिका क्या होती है, या कानून को लेकर आपस में इनका कैसा संबंध है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक मित्र, तो नेक्स्ट टाइम अब संविधान की संरचना और इसके भूमिका तो हो चुका है, अब हम नेक्स्ट टाइम आपके सामने एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या बेसिक डिफरेंट है। लोकसभा और राज्यसभा में क्या बेसिक डिफरेंट है, इस पर चर्चा होगी। जो लोकसभा और राज्यसभा में बेसिक डिफरेंट है, वही राज्य में बेसिक डिफरेंट विधान परिषद और विधानसभा में होगी। हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें यहाँ पर केंद्र सरकार में जिस तरीके से लागू हो रही है, उसी तरीके से कहाँ होगी, राज्य सरकार में भी वो गतिविधियाँ चलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा में बेसिक अंतर क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे, उनके पावर के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी हम आपको संसद नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी मैं आपको संविधान की एक बेसिक समझ दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस बेसिक समझ में आपके कुछ प्रश्न फंस सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस बेसिक समझ को नहीं समझा
तो आगे जब संविधान के भाग में हम सारे नाम लेंगे तो एक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाएंगे आप। तो इस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए संविधान के लिए ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको जानना आवश्यक है। तो हम वहाँ पे ये नहीं बताएंगे कि कानून क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है, ये सारी चीज़ें चर्चा नहीं होगी। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो फिर एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में आपको एक फ्रेमिंग के माध्यम से चीज़ों को लेकर चलना हूँ। क्लियर? पहले मैंने संविधान के विषय सूची के बारे में बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको संविधान क्या है उसके बारे में बताया, फिर मैंने आपको संविधान की संरचना के बारे में, फिर उसके बाद संविधान की संरचना की जो तीनों अंग हैं उनकी भूमिकाओं के बारे में, फिर लोकसभा और राज्यसभा में अंतर या उनके शक्तियों में अंतर को लेकर चर्चा होगी। फिर इसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता संप्रभुत्व कैसे है उस पर चर्चा होगी। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे मित्रों। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।